This is a new video for vector integrals, and in that video I'm going to cover something like that where you can't apply Green's theorem. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि मैंने कहा था कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि ये होता है mdx प्लस dy। उसके बाद इंटीग्रेशन हमेशा जो c है क्लोज होना चाहिए, अगर c क्लोज नहीं है तो नहीं हो सकता। और मैंने ये भी बताया था कि m और n जो है इसे c यानी कि जो गिवन रीजन है या फिर c जो है वो एक क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना, c क्लोज लाइन है, तो वो जिस एरिया को क्लोज कर रहा है विच एरिया इज एनक्लोजिंग व्हाट आई एम सेइंग विच एरिया इज एनक्लोज्ड बाय द c एक्चुअली वट एवर। सो जो भी हो, क्या है कि उसके अंदर m और n जो है वो m और n हमेशा डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस एरिया के अंदर, ठीक है, और कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। देखो डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। विदाउट डिफरेंशिएबिलिटी विदाउट कंटिन्यूटी यू कांट टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। सो इट्स वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, अब आते हैं कि मतलब मैंने कहा था कि m और n अगर कंटिन्यूस नहीं होते तो क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसी क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। या फिर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हें बोला जाता है कि m और n दिया गया है और तुम्हें ग्रीन्स थ्योरम ना अप्लाई नहीं किया जा सकता। मतलब बदमाश एग्जामिनर जो होता है ना, वो एकदम साइड में लिख देता है कि भाई डोंट अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। तो ऐसे केसेस में अगर तुम देख रहे हो कि वो ब्रैकेट में लिखा है, अगर तुमने फॉर बाई लक देख लिया है तो भाई विदाउट हेजिटेशन ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना मत, क्योंकि लिखा है कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई डोंट अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में, और जहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में एक मेथड हम यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी वाई। यहाँ पे सी जो है वो कुछ ऐसा मेंशन्ड है। देखो लाइन जॉइनिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, मेरी हैंड राइटिंग तो गई काम से, खैर जो भी हो। लाइन जॉइनिंग, अरे जे कहाँ लिख रहा हो, क्या लिख रहा हो भाई। जॉइनिंग का स्पेलिंग ठीक है ना, ठीक ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये सब देख के क्या होगा, स्पेलिंग अगर गलत भी है, क्वेश्चन अगर सही हो तो मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लाइन जॉइनिंग क्या होता है कि कुछ ऐसा दिया है, अभी क्या दिया मैं ना पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर तुम कर पा रहे हो तो बाकी क्वेश्चन भी कर पाओगे। तो देखो बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर एम एन साइनोसॉइडल पॉलिनोमियल या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि e⁻x के फंक्शन कुछ है, सो डोंट थिंक एंड यूज़ योर ग्रीन्स थ्योरम विदाउट एनी हेजिटेशन। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने कहा था अगर रैशनल फंक्शन मतलब कोई a डिवाइडेड बाई b जैसा कोई फंक्शन हुआ जहाँ पे a भी वेरिएबल है b भी वेरिएबल है, तो थोड़ा सा सोचना कि b अगर जो डिनोमिनेटर है वो क्या ज़ीरो हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे मैं तीन चीज़ें बताऊँगा। एक है कि m और n जो है ये तीनों चीज़ें याद रखना। एक है 0/0, दूसरा है इन्फिनिटी, और तीसरा है मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है, शॉर्टकट बताऊँगा एक कैसे देखते हैं। देखो क्या है कि जब अभी क्लास 11 में या 12 में थे या फिर मैथ्स 1 पढ़ रहे थे, तभी हमें एक फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट करने के लिए बोला जाता था, या फिर इंटरवल देख के, मतलब फंक्शन जो पीस वाइज डिफाइन होता था उसे इंटरवल को देखकर हमें समझ आ जाता था कि कौन से पॉइंट पे हमें इसका डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ फंक्शन होगा, कोई पॉइंट नहीं दिया है, तो हम कैसे चेक करें, बहुत सिंपल है। हमेशा देखना कि ये जो फंक्शन है हीट एंड ट्रायल के सहारे देखना, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जनरली 0/0 2 1 2 ऐसे कोई इंटीजर लेकिन बहुत ही आराम से गेस किया जा सकता है कि ये जो फंक्शन है कब 0/0 फॉर्म को अचीव कर रहा है। देखो ये फंक्शन अगर मैं ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 बैठाना चाहता हूँ तो मुझे y=0 और x=0 पुट करना होगा। यानी कि x= और एंड y=0 पे ये जो फंक्शन है, ये मान लो m है, ये मान लो n है, ये दोनों के दोनों, देखो यहाँ पे ऊपर x है, दोनों के दोनों हमें क्या दे रहे हैं, 0/0 फॉर्म। अब दूसरा मैं बता रहा था इन्फिनिटी, यानी कि ऊपर वाले को चेक मत करो, सिर्फ नीचे को चेक करो। मैं तीनों ही बता रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे ना
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे केवल मतलब ओनली वन ऑफ देम विल बी एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा। और मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट हमेशा याद रखना, शॉर्टकट इसके बाद ही बताऊँगा। इन्फिनिटी मतलब क्या है कि ये नीचे वाला ज़ीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, इसे ही मैं इन्फिनिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ये कब ज़ीरो होगा? जब एक्स वाई में से कोई ना कोई दोनों के दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे हमेशा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं। अगर ये वाई कोई आई का फंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया कोई, मतलब वाई अगर कोई आई का नंबर हो गया, लेट्स से सिर्फ आई हो गया और एक्स का वैल्यू 1 है, तो ऐसे केस में ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना। आई स्क्वायर -1 हो जाता है, 1 स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 - 1 क्या होगा? 0, ठीक है। तो हम सिर्फ रियल डोमेन की बात कर रहे हैं। अब आते हैं, मैं शॉर्टकट क्या बता रहा हूँ। शॉर्टकट ज़्यादा कुछ नहीं करना, फंक्शन देखना है, a/b है, b को बोलो 0, उसके बाद चेक करो कि हीट एंड ट्रायल के सहारे कौन से पॉइंट पे ये 0 है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि डिनोमिनेटर भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, इसे मैंने कहा भाई तू 0 हो जा, मैं देखूँगा तू कब कब 0 हो रहा है। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे 0 करने के, लेकिन ये तभी 0 हो सकता है ना जब भी एक्स और वाई दोनों के दोनों 0 होंगे। दोनों स्क्वायर का समीशन जब भी हम रियल प्लेन में क्या बोलते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं। वेट, तो यहाँ पे देखो दोनों स्क्वायर का समीशन तभी 0 होगा जब भी दोनों के दोनों ही 0 हो जाएंगे रियल डोमेन पे। तो यहाँ हमें मिल गया कि भाई ये 0,0 पे ये 1/0 फॉर्म दे रहा है या फिर 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो बेसिकली m और n जो है अभी इन तीनों को चेक करना होगा। इन तीनों में से मैं हमेशा बोलूँगा कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करो, डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, कब कब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ये चेक करो। अगर वो पॉइंट, अब देखो डिनोमिनेटर कब 0 हो रहा है, 0,0 पे ही एकमात्र 0 हो सकता है डिनोमिनेटर। अब ये जो पॉइंट है क्या उस सी के जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो हमने अभी तक सी को प्लॉट ही नहीं किया है। देखो प्लॉटिंग बहुत ही नेसेसरी है वेक्टर कैलकुलस में, तो प्लॉटिंग करना कभी भी गलत मत करना प्लॉटिंग में, ठीक। अच्छा ये तो मैंने गलत प्लॉट कर दिया, वेट, ये तो एक्सिस थोड़ा सा ऐसा होगा, मतलब देखो क्यों होगा, मैंने ऐसा क्यों किया है। देखो यहाँ पे x = +-2 का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है ना, और y = +-2 मतलब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब बेसिकली इसे रेक्टेंगल देख रहे हो बट एक्चुअली इट्स स्क्वायर, ठीक है। मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छा नहीं है, ड्राइंग से कोई मतलब भी नहीं होता है, ये बस एक स्क्वायर है, ठीक है, ये बस एक स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2, तो हो गया ना ये स्क्वायर, ठीक है। देखने में कुछ भी लगे, मुझे क्या, हो गया ये स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया बाउंडेड हुआ है, ये एरिया में 0,0 आता है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है कि 0,0 आता है, यानी कि यहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैंने 8 मिनट से इतना कुछ बताया, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जगह है कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जगह है, बी केयरफुल। मैंने 8 मिनट से ये बताया है, वो मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी को कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने लाइन इंटीग्रल को स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि लाइन इंटीग्रल को हम पाथ में ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे पाथ वाइज ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। मतलब एक बार इस पाथ पे, एक बार हम इस पाथ पे, देन इस पाथ पे, देन इस पाथ पे, देन इस पाथ पे हम चेक करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे सबको सम कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन नहीं दिया है, मतलब इस ओरिएंटेशन से तो लिमिट का पता चल जाता है ना, ओरिएंटेशन के बिना हम लिमिट नहीं बैठा सकते। मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। हमेशा रोटेशन या फिर ओरिएंटेशन नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ठीक है। कुछ भी नहीं होता, क्लॉकवाइज पकड़ सकते हो, आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, आंसर नेगेटिव आएगा, सेम आएगा, बस एक नेगेटिव साइन होगा, कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं ले रहा हूँ इसको पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, -2, -2। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 2, -2। इससे हमें लिमिट को फाइंड आउट करने में ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट को दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -2, 2। अब देखो मैं पहले चेक कर रहा हूँ, मान लो, अच्छा मैं पाथ में ना पहले ब्रेक कर लेता हूँ। मान लो कि ये हमारा C1 पाथ है, ये हमारा C2 पाथ है, ये C3 और ये हमारा C4, ठीक है, C4 पाथ। थोड़ा सा कलर इंक चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले देख रहा हूँ C1 पाथ पे,
C1 बहुत अच्छी तरीके से देखना, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से बाकी सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम कर पाओगे। बहुत ध्यान से देखना। C1 पाथ पे सबसे पहले आते हैं। तो देखो C1 पाथ पे अगर हम देखते हैं, C1 पाथ में मैंने कहा था कि लाइन इंटीग्रेशन को बेसिक से सॉल्व करने का एक पाथ में दिया। अभी ये एक C1 पाथ को, सिर्फ C1 पाथ को अगर हमने देखा तो C1 पाथ एक क्या है, ओपन इंटीग्रल होता है, ओपन लाइन इंटीग्रल। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई को किसी सिंगल वेरिएबल में रिप्लेस करना है। अब देखो मुझे पता है, इस लाइन को ज़रा देखना, इस लाइन पे हमेशा x का वैल्यू क्या है, इस लाइन पे हमेशा x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो बस। जो इंटीग्रेशन था यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह कुछ नहीं पुट करना, y की जगह y रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि y यहाँ पे वेरिएबल है इस लाइन पे, है ना। ये x इक्वल्स टू 2 का लाइन है, समझ गए शायद। अब देखो हमारा जो इंटीग्रेशन था, जरा इंटीग्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये y जो है y रहेगा, x जो है 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, देखो x की जगह 2, मतलब dx हो जाएगा d ऑफ 2। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, यानी कि dx वाला पोर्शन पूरी तरीके से हम उड़ा सकते हैं विथ 0 प्लस। अब x की जगह मैंने कहा था 2 पुट कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे y का लिमिट बताओ। ये जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, तो y का लिमिट क्या होगा, -2 से -2 से लेकर 2 तक। बहुत ही ईजीली इस चीज़ को समझना। तो देखो इसका मतलब y का लिमिट हो जाएगा -2 से 2 तक। इजी, वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को, ये -2 है। अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेट ही कर देता हूँ, लिखने की क्या ज़रूरत है। देखो क्या होता है कि ये 2 और ये हो जाएगा हाफ। इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। tan इनवर्स x/2, x बाई नहीं y/2 सॉरी। यहाँ पे लिमिट बैठाना है -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आएगा, π/2 आएगा। पुट करके देख लेना, π/2 आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ 2 पे 2 1 हो जाएगा माइनस, हाँ ठीक है π/2 आ रहा है, ठीक है। हाँ बेसिकली π/4 प्लस π/4 आ रहा है, तो π/4 इंटू 2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारा C1 पाथ के रेस्पेक्ट में गया। अब मैं C2 पाथ में देखता हूँ। C2 पाथ पे, C2 यानी कि ये वाला पाथ, इस वाले पाथ पे y क्या +2 है, हमेशा y का वैल्यू कांस्टेंट होगा, यानी कि dy का जो पोर्शन है वो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि हमें सिर्फ dx को देखना है। और dx में y का वैल्यू 2 भी पुट करना होगा। y ऊपर है तो -2 यहाँ पे गया, मतलब y का वैल्यू 2 है लेकिन यहाँ पे एक माइनस है ना पहले से। ये हो जाएगा 4 + x², ये हो जाएगा, अबे क्या हुआ, ये dx -2 से लेकर 2 तक। देखो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, π/2 ही आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है। बोल सकते हो कि यहाँ पे, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैंने लिमिट ना गलत बैठाया है। एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये ना लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे कि भाई 2 ज़्यादा बड़ा है -2 छोटा है, तो ऊपर 2 ही होगा नीचे -2 ही होगा। नहीं 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 नहीं, लाइन इंटीग्रेशन में डायरेक्शन इज़ टू मच डैम इम्पॉर्टेंट। क्यों, यहाँ पे देखो x 2 से -2 जा रहा है, यानी कि 2 उसका स्टार्टिंग लिमिट है, 2 उसका स्टार्टिंग लिमिट है, यानी कि ये माइनस यहाँ नहीं, यहाँ होगा, है ना। जिसके कारण ये जो टोटल इंटीग्रेशन है ना, ये टोटल इंटीग्रेशन C1 के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। आंसर तुम चेक कर लेना खुद भी, π/2 आ रहा है, सेम इंटीग्रेशन है। अब आते हैं C3 के पाथ पे। C3 भी सेम ही आएगा, ऐसे तो सेम आएगा बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो C3 में क्या है, C3 में -2, अच्छा C3 में x का वैल्यू -2, यानी कि dx पार्ट को हमने फिर से 0 बोल दिया, dy को पार्ट को चेक करना है। अब यहाँ पे x का वैल्यू -2 है और y का लिमिट -2 से 2 तक, एक मिनट, -2 से नहीं, 2 से -2 तक। क्या देखो, देखना 2 से स्टार्ट हो रहा है y और -2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हो गया ये 2, ये हो गया -2, x का वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 + y² विथ dy। इसका आंसर भी हो जाएगा π/2। अब चेक करना C4 का भी π/2 ही हो जाएगा, ठीक है। देखो C4 का क्या है, -2 से 2 तक जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, ये y है या x, फॉर डेफिनेट ये x ही जा रहा है -2 से 2 तक। y का वैल्यू यहाँ पे -2 है, यानी कि हम किसको 0 करेंगे, dy के पार्ट को 0 खोल देंगे, है ना। dy का वैल्यू, अरे क्या हुआ, ये कहाँ गया, अच्छा कहाँ चला गया था भाई, पता नहीं, चलो फिर से आ गया ये।
अब देखो यहाँ पे -2 से 2 तक गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा y है, यानी कि dy के पार्ट को हम 0 बोल देंगे और जो x के साथ है उसे हम लेंगे। y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 है कि -2 है, सॉरी -2 है, वीटा माइनस, सो यानी कि माइनस ऑफ माइनस, अरे 2 क्या लिख दिया मैंने, अबे क्या हो रहा है ये, क्या सब होता रहता है। 2 वीटा -2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, x² + 2² यानी कि 4, यहाँ पे हो जाएगा एक dx। देखना इसका आंसर भी π/2 ही आएगा। तो अब क्या करना है, देखो क्या होता है कि c जो होता है ना, हमारा जो c होता है वो ci समीशन ऑफ ci होता है, i होता है इंटीजर 1 से n तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जब इंटीग्रेशन करना है ना, अलग अलग पाथ में क्लोज्ड पाथ को इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पाथ को कुछ पाथ में ब्रेक करने के बाद उस पाथ के टोटल इंटीग्रल को, टोटल मतलब सारे के सारे इंटीग्रल को जस्ट सम ऐड अप कर दोगे, ठीक है। ऐड अप, यहाँ पे π/2 आया, हर एक 4 इंटीग्रल्स हमने किए, तो π/2 के साथ मैं जस्ट 4 मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर हमारा 2π आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, है ना, इजी क्वेश्चन था ये। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तो इस क्वेश्चन को कर ही देंगे, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन कोई भी कर सकता है। ये जो इंटीग्रेशन है भाई, ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है इस इंटीग्रेशन का तो बहुत इजीली हो जाएगा। अगर तुम कार्व प्लॉट कर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि कैसे चेक करते हैं m और n को, ये डिफरेंशिएबल है या कंटिन्यूस है, पता चल गया। अब बाकी तो देखो कैलकुलेशन अगर गलत हो गया तो अलग बात है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्चुअल अगर तुम स्ट्रांग होते तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही आएगा अगर आता है तो, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अब ये मैंने दिखाया ताकि तुम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई ना कर भी क्वेश्चन। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई सर्कुलर, एक मिनट, जब हम कोई सर्कुलर पाथ पे चेक करते हैं, तभी एक सर्कुलर पाथ को देखो हमेशा सी जो है उस स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सी को स्ट्रेट लाइन में ब्रेक किया है। मान लो कुछ ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया, अबे क्या हुआ ये, हाँ, तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, ये एक पाथ हुआ, ये अच्छा देखते हैं, इससे देखते हैं, ये एक पाथ, 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 टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 पाथ्स। ऐसे 5 पाथों को मैं स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर रहा हूँ। हमेशा स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करना, ठीक है। इसीलिए कार्व में, जैसे कि मान लो ये एक कार्व है, ठीक है, इस कार्व में हम कैसे देखें, इस ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं ब्रेक करने से, अगर तुम किसी मतलब क्या बोलते हो उसको, कोई कार्व में ब्रेक कर सकते हो, बट क्या होता है कि कार्व में तुम्हें एक्स का कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलता, या फिर थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा डेंजरस हो जाए। लाइक पैराबोला में तुमने ब्रेक कर दिया तो y = 4ax², या फिर x = 4ay², ऐसा कुछ आएगा, डेंजरस होगा। अब देखो क्या होता है कि सर्कल में हम ऐसे ही, सर्कल में मैंने क्या करा, सर्कल एक लूप है, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर तुम सर्कल को इसी मेथड से करना चाहते हो तो देखो सर्कल का एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, छोटा सा सेगमेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ऐसे ही सर्कल को अगर मैंने किया तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ ci होगा, यहाँ पे i का जो वैल्यू वो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे इन्फिनाइट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होगा। बस एक कंसेप्ट के लिए बता दिया, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर मैंने बताया कि ग्राफ, मतलब देखो ये क्वेश्चन अगर तुम ग्राफ प्लॉट करना जानते हो तो कुछ भी नहीं है, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना भाई, ये तो मतलब बहुत ही इजी इंटीग्रेशन था, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए। अब आते हैं डबली कनेक्टेड रीजन्स पे। ग्रीन्स थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि डबली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, देखते हैं, एक मिनट। सबसे पहले मैं डबली कनेक्टेड रीजन का थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। ये सर्कल ही है ऐसा मत समझना, ये कुछ और भी हो सकता है। क्या होता है कि देखो ये बाहर वाला, एक मिनट, इसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इसे क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और अंदर वाला क्लॉकवाइज है। अब हम इसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या लेंगे ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो ग्रीन्स थ्योरम में तुम्हारा सब कुछ हो गया। अब एग्जामिनर विल ट्राई टू प्रोवाइड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कर्व सो दैट यू कांट प्लॉट और यू कांट अंडरस्टैंड हाउ वी शुड अप्रोच, हाउ शुड यू अप्रोच। तो यहाँ पे समझ लो ऐसे ही कार्व्स आएंगे। अब इस कार्व में मैंने वो कहा था ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे कार्व में हम कैसे डिसाइड करें कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इस कार्व में जो बाहर वाला जो कार्व होगा उसका जो डायरेक्शन होगा
वही लेना। हाँ, अब लोग पूछेंगे अंदर वाले का क्या हुआ, अब अंदर वाले का क्यों नहीं लेंगे भाई, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। इस स्कार्फ को थोड़ा सा मैं 1 मिनट, इस स्कार्फ को मैं ऐसा सेगमेंट लगाता हूँ। अब मैंने इस स्कार्फ को सेगमेंट में डिवाइड किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला। अरे मेरा मोबाइल इतना गर्म क्यों हो गया, बहुत ही अजीब सा ड्राइंग मैंने किया है, ठीक है। क्या कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये बाहर वाला क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड से गया और ये ऐसा था, मतलब ये जो कार्व है ये इस साइड से गया, ये गया, ये गया, एक पूरा कार्व कंप्लीट हुआ। अब ये पूरा कार्व कौन से डायरेक्शन पे है बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें देखते हैं, ये कार्व इस साइड में गया और ये इस साइड में, तो ये टोटल कार्व यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट होगा। ये ओवरऑल में कौन से डायरेक्शन में हुआ, अरे कुछ गलत कर दिया मैंने, अच्छा सॉरी, ये एरो ही गलत लिखा है। अबे एक मिनट मैं इसे पूरा इरेज करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ गलत एरो दे दिया है, इसको देखो, इसका एरो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसका एरो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये पाथ को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक जाएगा, ये यहाँ से गया, इसका मतलब यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन देखो, ये फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है, बाहर वाले का डायरेक्शन जो होगा वही होगा एक्चुअल डायरेक्शन। बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी, बाहर वाला अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक ही क्वेश्चन लूँगा, थोड़ा सा डबल इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इस सिंक से लिखूँगा मैं। अरे ये कलर कुछ खास अच्छा है नहीं, ऐसे क्या ही करें। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया C 2x - y³ गया, ये dx आया प्लस ये आया xy, ये आया dy। अब मुझे यहाँ पे देख कर कुछ पता चला कि यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है कि नहीं। देखो ये फॉर्मेट देख के मेरे दिमाग में ग्रीन्स थ्योरम का नाम तो है, बट C को एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये ओपन है या क्लोज है पता नहीं। बोला गया है कि C जो है वो बेसिकली क्या है कि C1 यूनियन C2। अब ये क्या हो गया, C1 क्या है, C1 है x² + y² = 9, C2 है x² + y² = 1। अब यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करने में ही बहुत लोग मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो तुम्हारा कंपटीशन पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ग्राफ को प्लॉट करते हुए बहुत लोग ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कि यूनियन दे दिया भाई, यूनियन तो सेट में था भाई, वेक्टर कैलकुलस भी यूनियन क्यों दे दिया भाई, अब मैं क्या करूँ भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा। देखो क्या हो गया है कि मुझे बताया गया है कि एक ग्राफ है, एक मिनट, मुझे बताया गया है कि एक ग्राफ है जहाँ पे ये एक सर्कल है और ये एक, और ये सर्कल बन क्यों नहीं रहा, बना क्या सर्कल, हाँ बन गया भाई, बहुत अच्छा सर्कल बना है, ठीक है। तो सर्कल तो ठीक ठाक ही बना है। देखो क्या है कि ग्राफ को प्लॉट करते हुए बहुत सारे लोग निपट जाएंगे, ठीक है। तो तो ग्राफ को ज़रा ध्यान से प्लॉट करना। यहाँ पे बोला यूनियन, यूनियन का मतलब क्या, ये अंदर वाला पोर्शन है या फिर ये बाहर वाला पोर्शन है बताओ। तो एक्चुअली ना बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट मैं क्वेश्चन के एंड पे बताऊंगा, पहले सुन लो, ठीक है, पहले सुन लो। ये बाहर वाला पोर्शन बोला गया इसका यूनियन, ठीक है। ये C जो है ये बाहर वाला पोर्शन है, नॉट अंदर वाला। वाई मैं बाद में बताऊंगा क्वेश्चन के एंड पे, ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल जगह है। तो देखो इस पर एक प्रॉपर्टी लगा के मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, कैसे आया भाई ये। तो ये क्लोज तो है, इतना पता चलेगा ना, रीजन क्लोज्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए। एक बार M और N को चेक कर लेते, क्या मतलब पॉलिनोमियल है, साइनोसॉइडल, या फिर कुछ डिफरेंशिएबल पॉइंट है उसका। मैंने देखा कि भाई ये तो पॉलिनोमियल्स है, तो सोचना नहीं है, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है।
ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है। एक मिनट, तो देखो ये क्या हो गया, ब्राइटनेस कम गया क्या मेरा? ट्रू कॉलर से क्या क्या नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। खैर देखो यहाँ पे अच्छा, तो क्या है कि हाँ, तो ये M है। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अच्छा ठीक है, मैं ग्रीन स्टेट में अप्लाई, तो ग्रीन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं ग्रीन स्टेट में अप्लाई। यहाँ पे देखो ये रीजन R हो गया, और ये देखो जो dy के साथ है उसे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में या फिर y आएगा, माइनस लगाया। अब मुझे ना नहीं बताया गया कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, बाय डिफ़ॉल्ट मैं एंटी क्लॉकवाइज ही पकड़ के आगे बढ़ूंगा। मान लो कि यहाँ पे बाहर वाला जो सर्कल है उसका डायरेक्शन दिया होता एंटी क्लॉकवाइज, अंदर वाले का क्लॉकवाइज, ऐसा ही होगा, उल्टा ही होगा। कभी कभी दोनों सेम नहीं दे देंगे कि दोनों के एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं, तभी तो पाथ कॉम्प्लीट ही नहीं होता है, तो नहीं होगा दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आगे बढ़ते। तो हम क्या लेते, बाहर वाला जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे ही लेते। तो हमेशा याद रखना, दोनों ऐसे रीजन्स पे बाहर वाला जो होता है वही एक्चुअल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों करता है तो मैंने बता दिया था। चलो यहाँ पे y हो गया, एक माइनस लगा, यानी कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज है। बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज ही हो। y एक माइनस लगा है मैंने यहाँ पे। अब मुझे dx के साथ जो है उसे क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। देखो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा +3y², है ना। यहाँ पे है dx, यहाँ पे है dy। अब क्या करें, अब देखो मैंने पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे ना, पिछले वीडियो में सर्कल आया था, तो सर्कल में हमने डायरेक्ट एरिया निकाल दिया था। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं भाई, यहाँ पे भी तो हम एरिया निकाल सकते हैं ना, इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बट एक मिनट रुक जाओ, वहाँ पे सर्कल में मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हुआ ना तो भाई निपट जाओगे बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं निपटना। जिन लोगों को पता है कि डबल इंटीग्रेशन, देखो ये तो डबल इंटीग्रेशन का सवाल है, मैथ्स 2 का सवाल, कैसे करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करो। सबसे अच्छा तरीका है पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने का अप्रोच ही बता रहा हूँ। मैंने ये क्यों लिया ये तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि बताने का कोई मतलब नहीं है भाई, ये मतलब ये मैथ्स 2 का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मैं भी मैथ्स 3 बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अरे मेरे वॉइस को क्या हो गया, चलो मैंने ये लिया है, ये मेरा अजम्पशन है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स का ये मैंने कहा था कि ये रट लेना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऐसे ही आता है। मैथ्स 2 में जब भी मैंने डबल इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था। यहाँ पे आर का लिमिट तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। देखो ये जो बाहर वाला सर्कल है इसका रेडियस यहाँ पे 3 आएगा, इसका रेडियस 1 है, तो ये आर का जो लिमिट है वो कुछ 3, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, ठीक है, बहुत अच्छे। थीटा का लिमिट, क्योंकि ये सर्कल पूरा एक्सिस ले रहा है, मतलब पूरा ले रहा है, तो इसका मतलब थीटा का लिमिट, देखो आर होता है ये होता है थीटा जो है पूरा एक्सिस घूम रहा है, तो थीटा जो है वो पूरा सर्कल घूम रहा है, यानी कि कुछ ऐसा लिमिट होगा थीटा का, वेरी इजी। अब यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आया इंटीग्रेशन, y का वैल्यू है r साइन थीटा प्लस 3y² यानी कि 3r² साइन स्क्वायर थीटा, बड़े आराम से हो गया। यहाँ पे आया जैकोबियन जिसका वैल्यू r होता है पोलर के लिए, मतलब 2D के लिए, यहाँ पे आया dr, यहाँ पे आया d थीटा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ ये, एक मिनट, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना कि यहाँ पे d थीटा है। अच्छा यहाँ पे लिमिट बैठा लेते हैं, लिमिट भाई क्या है, ये 0 से लेकर 1 से लेकर 3 तक, ये किसका लिमिट है, r का लिमिट, ये थीटा जो है, थीटा का लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक गया है। अब बाकी तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैं, अच्छा ठीक है सॉल्व कर ही लेते। देखो सॉल्व करेंगे हम, देखो यहाँ पे सारे के सारे लिमिट्स कांस्टेंट है, तो मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा r³ 3 साइन थीटा प्लस 3r⁴/4
साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रह रहा है अभी, क्योंकि मैंने साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन नहीं किया है। गया गया ये हो गया 1 से, अभी हाँ ठीक है 1 से 3, यहाँ पे एक डी थीटा है, ये 0 से 2 पाई तक गया अभी। चलो ठीक है, अब बाकी मुझे तो यहाँ पे लिमिट पुट करना ही होगा। तो देखो 3 क्यूब हो जाएगा 27, और 3 क्यूब हो जाएगा 20, हाँ ठीक है 27 माइनस 1 होता है 26/3, तो 26/3। अब देखो साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा डी थीटा, प्लस ये हो जाएगा 3⁵ माइनस 3 डिवाइडेड बाई, अरे 3 क्या, ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई, 3⁵ माइनस 3/4। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन। ऐसे तो तुम वालिस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर गामा फंक्शन बीटा फंक्शन से भी कर सकते हो, या फिर साइन थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक करके भी हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको करने के बाद यहाँ पे एक 2 आएगा, क्योंकि हम हाफ इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी मैं फार्मूला ही गलत बता रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सही है। अब बाकी तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने डी थीटा क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया मैंने, बाकी यहाँ पे लिमिट पुट करना है, ये 0 से 2 पाई तक जाएगा, ये भी भाई 0 से 2 पाई तक जाएगा। चलो लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, इसके बाद बाकी का तो इजी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 26/3, 2 पाई कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू -1 होता है, यानी कि ये -1 + 1 0 प्लस दिया, ये 3⁵ होता है 243, ठीक है, और 3 तो 3 होता है, डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। ये जो थीटा है, ये थीटा 2 पाई माइनस 0 यानी कि 2 पाई हो जाएगा। देखो साइन 2 पाई साइन 0 दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं, तो मुझे चेक नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 पुट कर रहा हूँ। ये बंदा 0 है, तो यहाँ पे हो गया 0, प्लस देखो ये 240/8 है, सो 3 × 8 24 होता है, यानी कि 30 है, इंटू यहाँ पे एक 2 पाई है, 2 पाई माइनस 0 2 पाई होता है, तो ये हो गया हमारा 60 पाई। हमारा फाइनल आंसर हो गया 60 पाई। सो इन बंगाली 60 पाई क्या होता है, मैंने 60 मतलब मुझे 60 मिला है भाई, खैर जो भी होगी, तो बेकार की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो बेकार की बातें करने में मज़ा आता है इसलिए कर रहा हूँ। खैर यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझ तो आया ना कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जहाँ पे डबली कनेक्टेड रीजन्स होते हैं, क्वेश्चन समझाया। अब ऐसे क्वेश्चंस देखो आएंगे कि नहीं, ये तो मैं डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बता सकता, इतना बता सकता हूँ ग्रीन्स थ्योरम से एक क्वेश्चन आएगा ही। अब तक इस वीडियो में मैंने इस वीडियो में 2 चीज़ें बताई, एक है जहाँ पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर बदमाश एग्जामिनर के क्वेश्चन में जहाँ पे लिखा होगा कि भाई डोंट अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, मतलब कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद मैंने बात किया कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जहाँ पे तुम्हें डबली कनेक्टेड रीजन होगा, और ये भी बताया कि डबली कनेक्टेड रीजन में डायरेक्शन कैसे समझना है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, समझाया। पिछले वीडियो में मैंने लाइन इंटीग्रेशन को नॉर्मली सॉल्व करना सिखाया था, और ग्रीन्स थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सिखाया था। इस वीडियो में मैंने ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना सिखाया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम कहाँ होता है, प्रॉब्लम होता है बहुत सारी जगहों पे। इस क्वेश्चन को ही लेंदी कराने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा पता है, ये जो लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ना 2x - y3, यहाँ पे लिखेगा कि भाई f जो है वो हमारा 2x - y3 i कैप प्लस ये क्या है xy, अच्छा xy j कैप है, और बोलेगा कि r जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकता है भाई ये x i कैप प्लस y j कैप है, प्लस z k कैप भी होता है, बट यहाँ पे हम xy प्लेन में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके कारण z = 0 हम पुट कर सकते हैं, है ना, समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे dr निकालो, उसके बाद dr के बाद हमें डॉट करना है dr और f के अंदर, तो हमें ये फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब हमें कुछ लाइन एक्स्ट्रा भी यहाँ पे करना पड़ सकता है क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, कुछ लाइन्स हमें एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है। इस फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है।
अब मैं एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, वो है कि मैं ये सी यूनियन को मैंने ये आउटर रीजन क्यों लिया था। ये कंसेप्ट याद रखो, देखो काम में तो डेफिनेटली आएगा। ऐसा ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम में आएगा। देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। एक मिनट, ये C1 लेते हैं, C1 यूनियन C2 इक्वल्स टू हो जाएगा S ऑफ C1 प्लस S ऑफ C2 माइनस S ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये फार्मूला में मैंने S क्या चीज़ है, S का मतलब मैंने कहा कि ये एक सरफेस है, सरफेस कवर्ड बाय C1 यूनियन C2 इक्वल्स टू सरफेस कवर्ड बाय C1 प्लस सरफेस कवर्ड बाय C2 माइनस सरफेस विच इज़ कवर्ड बाय C1 इंटरसेक्शन C2। ये फार्मूला ना मतलब हमने N से पढ़ा है, P से पढ़ा है, P फॉर पावर, N फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने ये ना यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब ये ना तभी ज़ीरो हो जाएगा ये इंटरसेक्शन वाला जब ये C1 और C2 इंडिपेंडेंट होंगे विथ ईच अदर, मतलब कोई भी पोर्शन C1 और C2 का सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखो सेम है, सेम कौन सा पोर्शन है, ये अंदर वाला पोर्शन सेम है ना, अंदर वाला पोर्शन। ये क्या हो गया, अच्छा एक मिनट मैं इस इंक से दिखाता हूँ। ये अंदर वाला पोर्शन जो है ये सेम है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा ये अंदर वाला पोर्शन और ये सरफेस प्लस सरफेस, यानी कि टोटल मैंने इस सरफेस को लिया, उसके बाद अंदर वाले सरफेस को भी लिया, यानी कि SC2। देखो मुझे बताओ एक चीज़, अरे ये क्या हो गया, ये जो SC2 है, ये SC2 और SC1 और C2 का इंटरसेक्शन, ये दोनों के दोनों इस अंदर वाले रीजन को ही तो बोल रहे हैं कि भाई यही तो है, यही तो हमारा C2 भी है एंड C1 इंटरसेक्शन C2 भी है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों सेम हो गए। मान लो इसका वैल्यू A है, मान लो इसका वैल्यू B, इसका वैल्यू भी A ही होगा, दोनों के अंदर नेगेटिव, और इसका वैल्यू मान लो B है, तो ये कट गया तो B हो गया हमारा आंसर। यानी कि ओवरऑल में अगर हम देखते हैं तो हमें टोटल जो सरफेस कवर्ड है ना, टोटल जो सरफेस कवर्ड है उसमें से इस अंदर वाले पोर्शन को हमें निकाल के भाई डस्टबिन में फेंक देना होगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आउटर पोर्शन को लिया, ठीक है। ये कंसेप्ट है, तो ये तो इसके लिए वैलिड है, ज़रूरी नहीं है कहाँ हर एक जगह वैलिड होगा ये। इसी कंसेप्ट को यूज़ करना। और बाकी तो मैंने मॉड का कुछ क्वेश्चन तो आता नहीं है, ऐसे मॉड का क्वेश्चन आता नहीं है, तो मैंने बता दिया है ग्रीन्स थ्योरम पूरा। यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे हिसाब से, ग्रीन्स थ्योरम तो कंप्लीट करा ही दिया मैंने। इसके बाद वाले वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम कवर करेंगे। जिसको ग्रीन्स थ्योरम आता है वो स्टोक्स देख के बताएगा कि भाई मैं इसे ग्रीन्स थ्योरम से करूँगा, लेकिन वहाँ पे ही सब लोग निपट जाएंगे, क्योंकि स्टोक्स होता है भाई Z एक्सिस को भी स्टोक्स मतलब ले लेता है। मतलब यहाँ पे हम जिस लाइन की बात करेंगे वो एक 3D लाइन होगा। ऐसा है क्या? नहीं, 3D लाइन नहीं होगा, मतलब एक लाइन होगा, कुछ होगा, मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, अभी को बताऊँगा, नहीं समझ पाओगे, अभी जब भी बताऊँगा तभी समझ पाओगे। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम स्टोक्स की बात करेंगे, और स्टोक्स में ज़्यादा कुछ सवाल मैं नहीं कराऊंगा। स्टोक्स में बस एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। स्टोक्स बहुत ही सिंपल थ्योरम है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जिसको भाई सर, हाँ मैंने स्टोक्स के लिए एक छोटा सा चीज़ पहले ही बता के रखा है, वो चीज़ याद रखना। इस वीडियो को अगले वीडियो को देखने से पहले वो है एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था, 4 केस बताया था। एक है नॉन ओरिएंटेड सरफेस के लिए, ओरिएंटेड सरफेस के लिए, नॉर्मल सरफेस के लिए, सॉरी नॉर्मल नहीं, मैंने एक लेवल सरफेस के लिए बताया था। और एक चीज़ मैंने नहीं बताया वहाँ पे, एक चीज़ वो है कि अगर कोई वॉल्यूम दिया गया है, मतलब कोई क्यूब है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं बता देता हूँ। मान लो ये हमारा एक क्यूब है, मान लो क्यूब है। इस क्यूब में जब भी कोई सरफेस एनक्लोज्ड वॉल्यूम होगा, मतलब क्लोज्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा याद रखना आउटवर्ड होता है। मतलब ये जो सरफेस वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही ऑपरेट करेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा हमारा जो एरिया वेक्टर होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर स्टोक्स थ्योरम एंड इनवर्स स्टोक्स थ्योरम ऑल्सो। सो
गुड बाय।